आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कल राहुल गांधी कुछ बोले थे, अब तेजस्वी बोले हैं। तो क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, ये समझेंगे। इसके अलावा वीआईपी पार्टी मांग रही है 60 सीटें और आरजेडी पर लगातार दबाव बना रही है। तो इसको लेकर क्या होने वाला है भविष्य में, इसको लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और चर्चा करने के लिए, आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो आरक्षण को लेकर जो फिर से बिगुल फूंका है, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही सहयोगी पार्टियों ने फिर से इस मुद्दे को छेड़ दिया है। खासतौर पर राहुल गांधी थे बिहार में, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया और उसके बाद ही तेजस्वी भी इसको लेकर हमलावर होगा। तो क्या पहले तो मुझे कंपटीशन सा नजर भी आ रहा है कि कोई एज ना ले ले, तो कंपटीशन स्वस्थ है या फिर कुछ इसमें झोल भी है? देखिए, एक बात आपको साफ बताएं कि कंपटीशन फिलहाल स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, इसमें एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाती, बिल्कुल, और पाना चाहती है। और जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, ऐसे लग रहा है कभी कांग्रेस सत्ता में ही नहीं थी। अब कांग्रेस के जो मुखिया हैं, अब मुखिया ही कह लीजिए, युवराज हैं, महाराज हैं, सब वही हैं। अब वो कहते हैं कि अब उनको समझ में आया है कि जितनी ओबीसी ईबीसी के लोग हैं वो दोयम दर्जे के लोग, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके पिताजी ने मंडल का विरोध किया था, मंडल कमीशन का विरोध किया था और 1 घंटा भाषण दिया था। काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के कोई भी रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा एंटी मंडल, एंटी रिजर्वेशन रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब ये महाराज आए हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, जो पहले ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बने तो उन्होंने अपना गोत्र तक बताया, उन्होंने जनेऊ धारण किया, हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जब ये दाव उनका हिट नहीं हुआ, ये रूप हिट नहीं हुआ, तो अब वो दूसरे रूप में नजर आ रहे हैं। अब वो वाइट टी शर्ट पहन रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि कभी वो सत्ता में ही नहीं थे। अरे भाई, जब आप सत्ता में थे तभी आपको ये करना चाहिए था, तब आपने क्यों नहीं किया? जातीय जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो किया गया था 2011 में, आपने लागू क्यों नहीं किया? आपने दिखाया क्यों नहीं? किसने रोका था आपको? 10 साल आपकी सरकार तब रही, 2004 से 2014 तक। तो ये किस तरह का आंसू है? ये क्या घड़ियाली आंसू है क्या? और अब आप कह रहे हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितनी दलित महिलाएं हैं, कितनी ओबीसी महिलाएं हैं, कितनी ईबीसी महिलाएं। अगर ये मायावती बात कर रही होती तो समझ में आता, ये लालू प्रसाद बात कर रहे होते तो समझ में आता, क्योंकि उनका पूरा ग्रोथ इसी तरह की राजनीति से। पर इनका ये जो यू टर्न इन्होंने मारा है, अपसाइड डाउन, ये क्या है, ये समझ से परे है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की ये राजनीति करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो घटक दल हैं वो कंफर्टेबल होंगे, और कंफर्टेबल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी पॉइंट पर लड़ाई तो होगी। अब आप समझिए, ये दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं और दलित के लिए इनके भीतर प्रेम जाग रहा है। तो क्यों नहीं ये घोषणा कर देते हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे? मुझे लगता है देश इसका स्वागत करेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप प्रधानमंत्री घोषित करिए। वहां पर तो आप कहिएगा प्रधानमंत्री मैं रहूंगा, चाबी मेरे पास रहेगा, लेकिन वोट बैंक के लिए मैं क्या करूंगा, तो दलितों की बात करूंगा, ईबीसी की बात करूंगा, ओबीसी की बात करूंगा। आखिरकार इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है? क्या कांग्रेस इतने सालों की राजनीति से अलग राह पर चल पड़ी है? और अलग राह पर चल पड़ी है तो क्या जनता विश्वास करेगी? और जनता विश्वास करेगी, फिर वैसे क्षेत्रीय दलों का क्या होगा जो इस तरह की पॉलिटिक्स करती रही हैं? अब आप समझिए, कल ये बोल रहे थे, आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए आरक्षण की सीमा बढ़वाएं, 9th शेड्यूल में डलवाएं। ये सारी बातें कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये तो हमने कराया था। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो इनके द्वारा किया हुआ जातीय सर्वे को राहुल गांधी अप्रूव नहीं करते, वो तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना मॉडल अप्लाई होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि किसका जातिगत सर्वे सही, कौन ओबीसी ईबीसी दलित का चैंपियन?
तो ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तो चुनाव के परिणाम के बाद ही आते हैं ना। मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में लगभग 86%, 87% ओबीसी, ईबीसी, दलित और मुसलमान हैं, और उनकी राजनीति करना, उनके हित की बात करना अलग होता है और दिखाना अलग होता है। अभी आप देखिए, ये तमाम पार्टी इस तरह का दिखावा करने का प्रयास कर रही हैं कि दरअसल ओबीसी, ईबीसी, दलित, मुसलमान सबके हितैषी यही लोग हैं। अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि इतने सालों में अगर दलित का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ तो भाई 60 साल तो आपने रूल किया ना, तो उनको अधिकार क्यों नहीं दिया आपने? समान अधिकार क्यों नहीं दिया? किसने उनको वंचित रखा? अगर आपको लगता है ईबीसी पिछड़ा हुआ 2M दर्जे का नागरिक है तो आपके पिताजी विरोध क्यों कर रहे थे? ये पूछा जाना चाहिए ना अभी। और आपको 2 साल कह देंगे ना कि हम इतने साल सत्ता से बाहर हैं, हम नहीं कर पाए इसलिए बाहर रहे। इतने साल तो अब हमको लग रहा है कि हमें करना चाहिए, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब भी नहीं लग रहा है ना, जब से 2023 से नीतीश कुमार आए, और नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो उनके पास ट्रम्प कार्ड यही था, जातीय जनगणना कराइए और उस हिसाब से आरक्षण दीजिए। इनको बात समझ में आ गई कि बीजेपी कौन से पॉइंट पे जीतती है, तो ओबीसी वोट पर जीतती है। जरा ये सोचिए, मुझे लगता है कौन इनको बता रहा है। जब लालू प्रसाद आरक्षण की बात करेंगे तो लोग लालू पे ज्यादा भरोसा करेंगे या राहुल गांधी पे भरोसा करेंगे बिहार में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। लोग ये समझेंगे ना कि लालू प्रसाद खुद ओबीसी जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी खुद ओबीसी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार खुद ओबीसी जाति से आते हैं, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान दलित जाति से आते हैं। तो उस जाति का व्यक्ति अगर अपने समाज के हित की बात करेगा तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी दिखेगा या राहुल गांधी ट्रस्टवर्दी दिखेंगे? जरा आप ये बताइए। तो लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे या इन पे ट्रस्ट करेंगे? सवाल ये है ना। और इसलिए 2023 से जो ये राग अलाप रहे, मध्य प्रदेश में तो चला नहीं, राजस्थान में तो चला नहीं, छत्तीसगढ़ में तो चला नहीं। ठीक है, आपने लोकसभा चुनाव में ये कह के कि संविधान बदल देंगे, वो चल गया आपका, तो बीजेपी को नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार में तो आ गई, ये बात तो समझना होगा ना। कहना कुल मिलाकर के ये चाह रहा हूं मैं कि जो पॉलिटिक्स इतने साल से लालू प्रसाद कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उस राजनीति पर लोग भरोसा करेंगे या राहुल गांधी की राजनीति पर? उस पर भरोसा कर रहा हो तो सरकार होती है। वही मैं कह रहा हूं। अगर जो बात लालू प्रसाद कर रहे हैं अब उनके सुपुत्र आगे बढ़ा रहे हैं तो लोग उन पे भरोसा करेंगे ना। ये राहुल गांधी पर भरोसा तो करेंगे नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऑफ ट्रैक हो रहा है और मुझे लगता है वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। आप देखिए ना, जो कि मैं 3 बजे बात भी करने वाला हूं, पप्पू यादव के साथ क्या करना है कांग्रेस सोच ही नहीं पा रही है। बिहार के हैं पप्पू यादव, सीमांचल में उनकी पकड़ है। पप्पू यादव को साथ रखना है कि छोड़ना है, ये कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। बिहार को लेकर के मीटिंग में पप्पू यादव को बुलाया नहीं जाता है, और अहमदाबाद में मीटिंग होना है, वहां पप्पू यादव बुलाए जाते हैं। तो ये कांग्रेस तय कर लेना कि कौन से रास्ते पे चलना है। केवल ये बोलना कि मैं चाहता हूं अगड़ी जाति भी आ जाए, मैं चाहता हूं दलित भी आ जाए, मैं चाहता हूं ओबीसी भी आ जाए, मैं चाहता हूं ईबीसी भी आ जाए, कैसे आ जाए? रातों रात आपके चाहने से सब आ जाएगा? और क्यों आ जाएगा? लालू प्रसाद पे क्यों नहीं भरोसा करेगा? जिन्होंने लोगों को आवाज दी, आवाज उठाया, बुलंद किया, तो लोग लालू प्रसाद को पसंद करेंगे। भाई आपको क्यों पसंद करेंगे? ये एक सवाल है। इसलिए ये जो कंपटीशन आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव बनाम राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता है कि जनता इतनी जल्दी ओबीसी, ईबीसी को अगर चूज करना होगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में, तो ओबीसी और ईबीसी तेजस्वी यादव को छोड़ करके राहुल गांधी को पसंद। तो राहुल गांधी तो मुझे ऐसा नहीं कि हम लोग तो दोस्त हैं, हम लोग तो सहयोगी हैं, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। मैं अगर उनकी बात करूंगा तो उसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा, तेजस्वी करेंगे। पर हेल्दी अनहेल्दी भी तो होता जा रहा है ना। अगर ये मजबूत होंगे तो फिर किसके कॉस्ट पर होंगे? मुसलमान तो इधर देख ही रहा है, मुसलमान को इन पे भरोसा, कांग्रेस ने मुसलमानों का भरोसा जीता, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? अगर ओबीसी, ईबीसी
भी थोड़ा बहुत भी इनको देखने लगेगा तो फिर क्या इसको लालू प्रसाद बर्दाश्त कर पाएंगे? इसको क्या तेजस्वी यादव बर्दाश्त कर पाएंगे? आप क्यों भूल जाते हैं कि जब अखिलेश यादव कांग्रेस से अलायंस कर रहे थे, कभी मुलायम सिंह ने इसको अप्रूव किया था? नहीं किया था। मुलायम सिंह जानते थे कि अगर कांग्रेस के साथ जाओगे तो एक तो फायदा नहीं होगा, और अगर कांग्रेस तुम्हारी वजह से मजबूत हो गई तो तुम्हारी अपनी जमीन खिसक जाएगी, तुम्हारी अपनी राजनीति गोल हो जाएगी। इसलिए कभी मुलायम सिंह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस को अप्रूव ही नहीं करते थे। यह बात आप जान लीजिए। और वही बात लालू प्रसाद भी इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस को कहां तक रखना है और उससे ज्यादा ऊपर उठने नहीं देना है, क्योंकि अगर दलित और अल्पसंख्यक उधर चल दिए तो फिर क्या स्थिति होगी इनकी, जरा ये सोचिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ओबीसी ईबीसी की पॉलिटिक्स, भाई बीजेपी को पहले कहा जाता था ना पार्टी ऑफ बनिया लेड बाय ब्राह्मण्स। बीजेपी ने अपने लीडरशिप में चेंज किया ना। अब अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी ईबीसी अपने को बताते हैं तभी तो ज्यादा संख्या में ओबीसी ईबीसी जोड़ रहे हैं। कहां वाजपेयी के समय में तो नहीं जोड़ रहे थे, आडवाणी के समय में तो नहीं जोड़ रहे थे। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बोलते हैं तभी तो मध्य प्रदेश की ज्यादातर जनता जो ओबीसी ईबीसी समाज से आती है वो बीजेपी को वोट करती है। सम्राट चौधरी को बीजेपी क्यों बिठाई है लीडरशिप रोल में? क्योंकि भाई ओबीसी का चेहरा नहीं होगा तो ओबीसी ट्रस्ट कैसे करेगा? सवाल यह उठता ना नीतीश कुमार क्यों हिट है, क्योंकि इसकी वजह यह है अब राहुल गांधी इस तरह की बात करके उनको लगता है कि ओबीसी ईबीसी आ जाएगा। राहुल गांधी मैं तो कह देंगे ना कि भाई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए दलित हैं, तो नहीं तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं वो सारी बात ठीक है, वो प्रधानमंत्री दलित होगा क्या? ये सवाल उठता है। ये तो कह देंगे बाद में तय करेंगे, बाद में कैसे वो बात एक बार बनने का मौका है तब तो मनमोहन सिंह तो इसीलिए लोग भी कहेंगे कि एक बार बनाओ फिर हम बाद में तय करेंगे। लोग भी यही बात करेंगे। इस बात को आप समझिए। ये लोग इतने जल्दी से मूर्ख नहीं बनाए जा सकते, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, और आप इस तरीके से ऐसे कोई आपको बता दे रहा है और आप जाके उसको समझाना चाह रहे हैं। चेहरा कन्हैया पद यात्रा करेंगे और राजेश राम को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो अब बिहार वार में इसका कितना असर होगा ये मुझे समझ में आता है। मुसलमानों पे असर है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुस्लिम को लगता है कि पैन इंडिया हमारी सुरक्षा कोई कर सकता है तो अब कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। यह हकीकत है। लेकिन ओबीसी ईबीसी कांग्रेस के तरफ देख रही है बिना लीडरशिप उनको दिए हुए, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो चीज़ें जब चुनाव आएंगे तब तस्वीर धीमे धीमे साफ होगी। एक और पार्टी है वीआईपी पार्टी, जिसके नेता हैं मुकेश सहनी, और लगातार वो दबाव बना रहे हैं आरजेडी के ऊपर कि कैसे उनकी सीटें ज़्यादा रहें। सीटों के जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है 60 के करीब है, 60 के करीब सीटें चाहते हैं कि भाई उनको दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये डिमांड वाजिब है और क्या पूरी कर पाएंगे तेजस्वी? देखिए, वो दावा करते हैं कि 10% वोट हमारे साथ, वो दावा करते हैं कि हम 50 सीट जीत सकते हैं, वो दावा करते हैं हम 130-40 पे असर रखते हैं, और इसलिए वो 60 सीट मांग रहा है। अरे भाई 60 सीट अगर वीआईपी को ही दे देंगे तो फिर तो 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, तो क्या गलत मांग रही है? और फिर 70 सीट लेफ्ट मांगेगी तो सीपीआई-एमएल तो क्या गलत मांगेगी? तो आप 70 छोड़िए, 60 ही कर दीजिए तो 180 हो गया। तो क्या फिर 63 सीट पे ही लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल? ये संभव है? आपको है तो 243 सीट ही ना। लेकिन वीआईपी पार्टी एक तरीके से दबाव बनाती है। वीआईपी पार्टी ये जान रही है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 6 सीट के करीब एनडीए से भी ऑफर है, लेकिन वीआईपी अगर 6 सीट लेती है तो वीआईपी का पर्पस सॉल्व नहीं है। वीआईपी को कम से कम 15 से 20 सीट चाहिए, और ये 15 से 20 सीट की बार्गेनिंग के लिए वीआईपी पार्टी 60 मांग रही है और डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, ताकि अगर 15 से 20 के लिए भी तैयार हो जाएं और कह दें डिप्टी सीएम हमको बनाया जा रहा है। और जब डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो साहनी, ये जो जितने मल्लाह,
ये इस जाति के लोग हैं, उसके बीच में जाएंगे मुकेश सहनी और कहेंगे मैं अगला उप मुख्यमंत्री हूं। अगर अपने समाज की भलाई चाहते हो, अपना जगह तुम दलितों में चाहते हो कि दलित कोटे में तुमको लिया जाए, तो तुम मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में चुनो। इससे समाज का भला होगा, जाति का भला होगा और मेरा प्रण भी पूरा होगा। क्योंकि मैंने प्रण किया था कि जब तक अपने समाज के लोगों को दलित स्टेटस ना दिलवा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे बहुत कुछ ऑफर किया गया, लेकिन मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। और वो देखिए आज यहां तक बोल गए हैं कि जो मेरा झोला ढोते थे, मेरा सूटकेस उठाते थे, वो केंद्र में मंत्री हैं। वो बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर से जीते हुए सांसद राजभूषण चौधरी के बारे में। तो ये उनका बड़बोलापन है। लेकिन ये सबको पता है कि मुकेश सहनी हार्ड बार्गेनर है। मुकेश सहनी 20 टिकट, 15-20 टिकट चाहेंगे और मुझे लगता है आरजेडी 10-12 टिकट दे भी देगी। पर ये 20-25 टिकट चाहेंगे और सबसे बड़ा जोर उनका है कि उप मुख्यमंत्री का पद किसी भी हालत में मिले, क्योंकि पार्टी भी तो बचाए रखना है ना। कुछ टिकट ऐसे धन पशुओं को भी तो देंगे ना जो पार्टी चलाएगा। ऐसा भी तो होता है, आखिर पार्टी चलेगा कैसे, ताकि तामझाम मेंटेन रहे और मेंटेन भी रहे। इतना आपका समर्थक है, कुछ ऐसा जो लॉयल है, जिसको पार्टी का टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेगा तो आपका लॉयल रहेगा। कई लोग गाड़ी देते हैं, कई लोग लेकर के खड़ा रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, तो तमाम चीजों के समागम से पार्टी चलती है। तो इसलिए सबको इकट्ठा रखने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर 6 ही सीट मिलेगा तो 6 सीट में आप अपने समर्थकों को भी साथ नहीं पाएंगे जो अलग अलग जगह में। इसलिए एनडीए को नो, और एनडीए के 6 सीट को दिखाएंगे महागठबंधन को कि देखो मैं उधर चला गया तो तुम्हारा 10% वोट का क्या होगा। तो इधर से महागठबंधन भी, लेकिन मेरी जानकारी में महागठबंधन 15 से 20 सीट बहुत हो गया, 15 सीट से ज्यादा देने वाली नहीं है। और ये चाहते हैं कि 15 सीट भी दो, पर डिप्टी सीएम ऐलान भी कर दो। हाँ, ऐलान कर दो कि डिप्टी सीएम मुझे बनाने जा रहे। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि आरजेडी ऐसा करने जा रही है, क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि मुकेश सहनी क्या है। एनडीए से इनकी बात चल रही है। ये आरजेडी के नेताओं से मैंने बात की है कई बार, तो उनका कहना है कि हम लोग साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, पर उनको अगर बेहतर ऑफर उधर मिलेगा तो वो उधर कभी भी जा सकते हैं। वो ट्रस्टेड एलाई नहीं है, इसलिए आरजेडी भी बहुत कदम फूक करके रख रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से आरजेडी और वीआईपी पार्टी की डील पक्की होती है। बिल्कुल, डील क्या पक्की होती है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की इस बात पर रहेगी, खासतौर पर जो विपक्षी गठबंधन है उसमें, कि कांग्रेस के हिस्से कितने आती हैं। वो लगातार जोर दे रहे हैं कि 70 सीटें चाहिए। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 सीटें चाहिए। तो जैसे पंकज जी आंकड़ा गिना रहे थे, इस तरीके से तो मात्र 63 सीटें बचेंगी खुद आरजेडी के लिए। तो अब रास्ता क्या निकलता है ये देखने वाला होगा। तो राग बिहारी में आज इतना ही। लगातार राहुल गांधी का दौरा हो, चाहे तेजस्वी यादव का बयान, चाहे जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, आप तक हम हर जानकारी पहुंचाते रहें और यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।